तो नमस्कार मेरे भाइयों, 20 डेज प्लेज की सीरीज में तुम्हारा बहुत ही बहुत स्वागत है। भाई ये सीरीज जो है वो 3 तरह के प्राणियों के लिए डिवोटेड है। पहले तरह के प्राणी जिन्होंने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है, दूसरे तरह के प्राणी जिन्होंने साल भर बहुत पढ़ा है फिर भी घंटा कुछ नहीं आता है, और तीसरे तरह के प्राणी जिन्होंने स्कूल में भी पढ़ा है, कोचिंग में भी पढ़ा है, फिर भी वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आंसर लेके आने के लिए। तो मेरे भाइयों, चाहे कल तुम्हारा सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम हो या फिर क्लास टेस्ट ही क्यों ना हो यार, स्कूल का कोई भी छोटा सा, और तुम चाहते हो कि कुछ मिनटों के अंदर तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट्स और पूरा चैप्टर तैयार हो जाए, तो यह सीरीज तुम्हारे लिए वरदान की तरह है। लेकिन तुम्हें चाहिए कि ये पूरी सीरीज तुम्हें बिंज वॉच करनी है 1-2 दिन के अंदर। तो मैं कॉमर्स बाबा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाओ ये ऐप डाउनलोड करो और स्टोर सेक्शन से हम्बल बंडल उठा लो। बिलीव मी, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगा, जो हमेशा यानी साल भर तुम्हारे साथ रहेगा। जब चाहे तब पढ़ो, जब मन हो तब पढ़ो, घंटों घंटों के लेक्चर से मुक्ति। तो शुरू करते हैं। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता के सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। देन नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है। नमस्कार मेरे भाइयों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस चैप्टर में तुम्हारा बहुत ही बहुत स्वागत है। अगेन फिर से जो मैं इससे पहले इंट्रो दे चुका हूं उसके बाद की बात कर रहा हूं। इस चैप्टर के अंदर मैं बोर्ड पे जो भी लिखूंगा उससे तुम दुनिया की किसी भी बुक की, किसी भी जहां की कोई भी केस स्टडी कर सकते हो, अगर तुम मेरी कुछ बातों को कुछ मिनटों तक बहुत ध्यान से सुन लो। शुरुआत करता हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। हिंदी अनुवाद किया जाए तो तुम एक बिजनेस हो, तुम्हें चाहिए पैसा, और वो पैसा कहां से आएगा, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना। 2 तरीके से पैसा आ सकता है, या तो तुम अपने दोस्त को खोपचे में ले लो, आप मिलके बिजनेस करते हैं। जब तुम दोस्त को खोपचे में लोगे, बोलोगे मिलके बिजनेस करते हैं, तो पैसा तुम भी लगाओगे, पैसा तुम्हारा दोस्त भी लगाएगा। जब तुम्हारा दोस्त मिलके पैसा लगाते हैं, लिखो जरा कॉपी में, इक्विटी कहते हैं। हाँ, तुम्हारी मैडम ने इक्विटी कहा होगा, मुझे थोड़ा सा सेक्सी और फैंसी लगना अच्छा लगता है, तो इक्विटी कहते हैं। नाउ सेकंड बात पे आते हैं। अगर तुम्हारा दोस्त नहीं मानता है और तुम्हारी मीठी चुपड़ी बातों में नहीं आता है, तो तुम्हें जाना पड़ेगा बैंक, और बैंक से मांगना पड़ेगा लोन। बैंक से लोन मांग रहे हो, देख रहे हो बड़े होगा जिंदगी में तुम। अब जब तुम बैंक से लोन मांग रहे होगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, बदले में लोन मिल जाएगा। कुछ नहीं, मैं तुम्हारे दिमाग की परतें खोल रहा हूं। तो तुम लोन लेके आ सकते हो या अपने दोस्त को बना सकते हो। 2 ऑप्शन तुम्हारे पास हैं। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली कहीं ना कहीं से हमें पैसा चाहिए, वो पैसा जैसे ही बिजनेस के पास आ जाएगा उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बात क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कोई भी केस स्टडी 2 तरीके से एसोसिएटेड होती है। पहला इफेक्टिव, दूसरा एफिशिएंट। नाउ इफेक्टिव का मतलब यह होता है तुमने अपने दोस्त को खोपचे में ले लिया, बोला चल यार मेरे साथ तू आज से बिजनेस करेगा, वो तैयार भी हो गया, लेकिन क्या वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है, क्या वो बिजनेस सक्सीड कर रहा है, क्या उस बिजनेस से आगे वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, ये सब किसके अंदर देखा जाता है? इफेक्टिव टर्म के अंदर। तो अगर कभी एमसीक्यू आ जाए और कोई तुम्हें विद्वान आत्मा बता रही हो, मेरे भाई तुझे पता है एमसीक्यूज तूने तैयार करे हैं या नहीं अलग से, तू बोल देना कॉमर्स बाबा से पढ़ते हैं, वहां पे एमसीक्यू अलग से तैयार नहीं होते, ऐसे ही हो जाते हैं। एफिशिएंसी की बात की जाती है, यानी एफिशिएंट होने की बात की जाती है। तो सीधी बात है, तुम अगर अपने दोस्त को साथ में बिजनेस में लेके आ रहे हो और सही टाइम पे लेके आ रहे हो तो मतलब है। लेकिन अगर वक्त ही निकल गया और आज तुम फिजिट स्पिनर बेच रहे हो, कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। फिजिट स्पिनर कुछ टाइम पहले आया करते थे, उंगलियों पे लेके घुमाया करते थे। क्यों जय, तेरे पास रखा है क्या? एक आध अभी है, दे। तो घर पे समझ रहे हो तुम? तो अगर आज तुम फिजिट स्पिनर का बिजनेस खोलोगे पैसा लेके, तो डूब जाओगे मेरे भाई। तो एफिशिएंट होने का मतलब है एट द राइट टाइम, इट इज वेरी मैंडेटरी, वेरी मैंडेटरी। आगे बढ़ता हूं। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट बात किसकी कर रहा है? मैंने बोला था दोस्त को तुमने खोपचे में लिया है, मतलब फंड्स की बात कर रहा है। तुम उसको, दोस्त को बिजनेस में लेके ही क्यों आना चाहते थे? जस्ट बिकॉज तुम्हें उससे पैसा मिल रहा है, तुम भी पैसा लगा रहे हो, मिलके बिजनेस चला रहे हैं।
सो मैनेजमेंट ऑफ फंड्स करना जरूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, इन द सेंस कि जो भी फंड्स बिजनेस के अंदर आ रहे हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं, ये देखना जरूरी है। नीचे ऑफ अ बिजनेस लिखा हुआ है, ऑब्वियसली तुम्हें तो पता होगा, घोड़ी खेती किसान की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं प्रॉपर बिजनेस की। आगे बढ़ते हैं। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन से रिलेटेड कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया तो वो आएगा ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट का। नाउ व्हाट द हेल इज ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट? बात बड़े हिंदी में और ध्यान से सुनना। पहले तुम्हें चूज करना है कि आखिर वो कौन कौन से तुम्हारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जिससे तुम सिलेक्शन कर सकते हो। चूज करने का मतलब मैं कहना चाहता हूं यहां पे तुम मार्केट में निकलोगे और ऑप्शंस उठाना चालू कर दोगे मार्केट से। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा भी लोन दे रहा है, पंजाब नेशनल बैंक भी अच्छा खासा लोन दे रहा है आजकल के टाइम पे, क्यों ना मैं अपने दोस्त को ही फंसा लेता हूं, अल्टीमेटली वो वैसे भी आ जाएगा। या फिर मैं शेयर मार्केट में चला जाता हूं काफी बड़े लेवल पे। सो दैट इज अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। यानी आखिर ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से तुम पैसा उठा सकते हो फॉर द बिजनेस। नाउ जब बात आ जाएगी अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की, तो इसमें तुम इवेल्युएशन भी करोगे कि चल यार, अगर मैं लोन ले रहा हूं तो उसमें रिस्क क्या है और क्या मुझे उससे प्रॉपर रिटर्न्स मिलेंगे। अगर मैंने लोन लेके पैसा लगाया बिजनेस के अंदर तो क्या मैं लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो चुका पाऊंगा, क्या लोन का मैं इंटरेस्ट रेगुलरली चुका पाऊंगा, क्या उसके बाद भी मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा, ये देखना जरूरी है। या फिर अगर चलो यार मैं इन्वेस्टर्स लेके आ जाता हूं, शेयर होल्डर्स लेके आ जाता हूं, इक्विटी के थ्रू मैं मार्केट में खड़ा हो जाता हूं या अपने बिजनेस को खड़ा कर लेता हूं, तो क्या मैं उन इक्विटी शेयर होल्डर्स को या जो भी मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं उनको प्रॉफिट पहुंचा पाऊंगा? क्या इक्विटी में कोई रिस्क है? ये सारी चीजें इवेल्युएट की जाती है या एनालाइज की जाती है जब भी ये टर्म आता है ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट का। हिंदी अनुवाद कर दूं, अब टेक्निकल तो चला गया मैं। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट इज नथिंग, मार्केट में जाओ, पता लगाओ कहां कहां तुम्हारे लिए पैसा अवेलेबल है, यानी फाइनेंसेस अवेलेबल है। पैसा अवेलेबल इन द सेंस फाइनेंसेस अवेलेबल। उन फाइनेंसेस को इवेल्युएट करो, किसमें कितना रिस्क है, किसमें कितना रिटर्न है। अब मैं एक एमसीक्यू का आंसर देने वाला हूं, क्योंकि आजकल बड़े अच्छे तरीके से एमसीक्यूज के कारण चीजें चलती हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न्स होंगे और सबसे कम रिस्क होगा, आप उस फंड को प्रोक्योर कर लोगे और वही फंड आपके लिए ऑप्टिमल कहलाएगा। हर बिजनेस के लिए हर फंड अलग तरीके से ऑप्टिमल होता है। तो अगेन अगर कोई आपको एमसीक्यू आ जाए कि क्या ये फंड ऑप्टिमल है या ये फंड ऑप्टिमल है, आप बोलोगे नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो बता देना भाई, कभी भी ऐसा कुछ आ जाए तो नन ऑफ द अबव जनरली आंसर होता है। बाबर जी ने बता दिया है, neither debt is an optimal procurement, neither equity is an optimal procurement. Yes, it depends upon the business. Exactly, that is the answer. ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है अभी, वो कम से कम 2 से 3 घंटे का ज्ञान था जो तुम अभी ले चुके हो। लेकिन तुम अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझसे पूछना चाहोगे, और वो दूसरी चीज में आती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में। मैंने बोला था ना, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि तुमने देखा अच्छा यार रिस्क कम है, रिटर्न ज्यादा है, उठा लो फंड्स। नहीं, कई बार क्या होता है पता है, हम पैसा तो बिजनेस के अंदर ले आते हैं लेकिन उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। अब तुम मुझसे पूछोगे ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कौन सी बला है? पहली चीज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जो भी फंड तुम बिजनेस के अंदर लेके आ रहे हो, क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। दैट मींस उन फंड को लगा के क्या बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया है। दूसरा, उनकी कॉस्ट तुम्हारे बिजनेस के हिसाब से मिनिमल है या नहीं है ना। तुम्हारा मतलब कॉस्ट से क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना। कॉस्ट का मतलब है कि अगर तुमने लोन उठाया है और तुम्हें उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो प्रॉफिट के हिसाब से एक छोटी सी कॉस्ट जैसा है या फिर बहुत ही बड़ी कॉस्ट जैसा है, ये भी तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। और तभी तुम उसको नाम दे पाओगे कि जो भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, माफी चाहूंगा मैंने वहां देख लिया, जो भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो डिफाइन कर रहा है कि इतना शानदार मैनेजमेंट करा है हमने कि हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब अगर कोई तुमसे इसके बाद पूछता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करो, तो सबसे पहले उसको डायलॉग चिपकाना मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। नाउ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स का मतलब क्या हुआ? यार देख यार, मैंने अपने दोस्त को लिया था ना कि आजा मेरे भाई मेरे साथ बिजनेस कर ले। मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि उसके साथ मैं भी ग्रो करूं और मेरा दोस्त भी ग्रो करे। अगर हम दोनों ने उस बिजनेस को 10-10 हजार रुपए से खड़ा किया हो, तो मे बी 10 साल बाद हमारे हाथ में 2-2 करोड़ रुपए तो हो कम से कम। सो दैट इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ पोर्शन, कि बिजनेस कुछ इस तरीके से फ्यूचर में ग्रो करे,
ऐसा कुछ कर जाए कि यार वो जो एक छोटा सा बिजनेस डाला था ना, भले ही वो पानी पूरी का ठेला या चाट का ठेला क्यों ना हो, तुम अपने दोस्त के साथ बिजनेस करना चाहते हो तो कमेंट जरूर करके मुझे बताना। सो यार वो बिजनेस ना आफ्टर द स्पैन ऑफ में भी 10 ईयर्स कुछ ऐसा चमक जाए कि मजा ही आ जाए। तो तुम्हें भैया एग्जाम में क्या लिखना है या कल तुम्हारे पेपर में क्या लिखना है? कुछ नहीं। ग्रोथ इन इक्विटी इन द लॉन्ग टर्म, मतलब लंबे समय की बात की जाए तो जो इंसान ने पैसा लगाया कैपिटल, अब यार कैपिटल तो तुमने कैपिटल तो तुमने सुना होगा ना, 11th में कैपिटल कैपिटल बहुत पढ़ा है। इस साल उसको इक्विटी इक्विटी बोलना चालू कर दो। तो कुछ नहीं, बड़ा अच्छा शानदार डायलॉग चिपका ना, ग्रोथ इन द इक्विटी इन लॉन्ग टर्म, मतलब जिन भी लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया है वो लॉन्ग टर्म में बढ़ना ही चाहिए, यानी वेटेज हमेशा इक्विटी का ज्यादा रहेगा और प्रॉफिट का कम रहेगा। ये मैं आगे भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, अभी मजा ही आ जाएगा, लाइक तीखा तीखा मजा आ जाएगा, पानी पूरी वाला। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। सिंपल सी बात है यार, देखो यार तुम्हारे पास बिजनेस में पैसा इतना तो होना चाहिए कि अगर रेगुलरिटी पे तुम्हारे कुछ करंट लायबिलिटीज हैं जिनको पे आउट करना है, मतलब रेगुलर ऑब्लिगेशंस जो पेमेंट की होती हैं वो पे आउट होते रहे, इतने कम से कम तुम्हारे पास फंड्स अवेलेबल होना चाहिए, यानी बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशंस होना चाहिए। आज खर्चा करना है और कल तक पैसा था या 5 दिन बाद पैसा आ जाएगा, वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। दैट मींस थ्रू रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स आपकी अगर स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है, दैट मींस आपके बिजनेस में लिक्विडिटी है, आपके बिजनेस में इतने सफिशिएंट फंड्स हैं कि वो शॉर्ट टर्म की ये बेसिक नेसेसिटीज को एटलीस्ट फुलफिल करते हुए चल रहे हैं। और मेरे भाइयों आखिरी बात, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हाँ ये एक नैरो कंसेप्ट है, मतलब ठीक है एक छोटी सी बात है, बट तुम लोगों को पता होना चाहिए। सी मैं लंबे वक्त में देखूंगा कि मेरा बिजनेस कितना वेल्दी हो गया, मेरा बिजनेस कितना ग्रो हो गया, मेरे बिजनेस ने क्या क्या अचीव कर लिया। लेकिन अगर मुझे शॉर्ट टर्म ग्रोथ देखनी है ना अपने बिजनेस की, कि मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग चल रहा है, तो वो बस एक ही तरीके से दिखता है, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो यस, टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई कैन से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन रिफ्लेक्ट better financial management, but it never portrays a clear picture। और इसी बात से तो फाइनल आंसर आता है, तुम जब भी अपनी बुक में खोल के देखोगे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो चलो कुछ की पॉइंट्स तो मैं ऐसे चुटकियों में याद करा देता हूं अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्वियसली नैरो कंसेप्ट है, बिकॉज ये छोटे छोटे टाइम पीरियड की बात करता है, ना कि लंबे टाइम पीरियड की। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ वाइडर कंसेप्ट, लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर आ जाता है, क्योंकि अगर तुम 10 साल में 10 करोड़ की कंपनी हो गए 10,000 रुपए से, तो प्रॉफिट तो कमाया ही होगा, ये कौन सा सिंपल लॉजिक कोई समझ नहीं सकता। सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ वाइडर कंसेप्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ नैरो कंसेप्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में पता है फ्रॉड कर सकते हो तुम, वेजेस कम दे सकते हो, तुम सैलरीज कम दे सकते हो, ऐसे अपना प्रॉफिट बढ़ा के दिखा सकते हो, इन्फ्लेट करके दिखा सकते हो। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है ना वो एक्चुअल में क्लियर पिक्चर है। 10,000 से अगर 10 करोड़ की कोई कंपनी हुई है ना, तो जरूर कोई बात रही होगी, ऐसे ही कोई कंपनी नहीं हो जाती है। और यहीं से एक और बात तो आती है, मैंने लिखा तो था यार कि ये लॉन्ग टर्म वाली चीज है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ लॉन्ग टर्म कंसेप्ट, whereas profit maximization is a short term concept। again a good difference between profit maximization and wealth maximization। और हाँ, कभी कोई तुमसे चलते फिरते पूछ लेना ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सी होती है, तो उसे हमेशा आंसर देना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज बेसिकली अ ट्रेडिशनल अप्रोच, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच तो ये कहती है कि कंपनी का मादा हम तभी मानेंगे जब वो लॉन्ग टर्म में स्टेब्लिश हो, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वही बताता है। तभी तो आज की दुनिया में दमखम एप्पल, अमेजन और टेस्ला जैसी कंपनी का है, ना कि आईटीसी, पार्ले जी। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे को मालूम है तुम डर रहे हो कि कहीं मैं गलती से भी डिटेल में ना चला जाऊं। देखो मेरे भाइयों, मेरा काम है तुम्हें मार्क्स दिलवाना, क्योंकि ज्ञान तो मैं साल भर बांटता हूं अपनी लाइव क्लासेस के अंदर। तो मेरे भाइयों शुरू करते हैं फिर से वही शिद्दत हमारी, शिद्दत नहीं बोलते बे, मशक्कत हमारी, सॉरी। देखिए मेरे भाइयों, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आखिर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट क्यों है? अब तुम पूछोगे ऑब्जेक्टिव्स का क्या मीनिंग था, फिर ऑब्जेक्टिव मतलब, ऑब्जेक्टिव का मतलब है उद्देश्य, लाइक व्हाई वी डू इट। फिर आ रहे इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू डू इट पे, समझ रहे हो तुम? लाइक ऑब्जेक्टिव इज एक्चुअल उद्देश्य, ओके दिस इज द विजन, इस विजन के कारण हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं। नाउ किस किस एस्पेक्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके बारे में बात करने में पहला नंबर आता है टू डिटरमाइन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। देखो यार,
हर बिजनेस की अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। जहां तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम कितना पैसा लगाने वाले हो बिजनेस के अंदर, वहीं क्लियर हो जाता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट कैसे बन के तैयार होगा। जब तुम पिताजी से कहते हो ना बुलेट दिलवा दो, दूसरा दुनिया का कबीर सिंह तुम ही बनोगे, या ड्यूक दिलवा दो और तुम एडवेंचर करने निकल जाओगे, एग्जैक्टली यू आर डिफाइनिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्योंकि पापा उसके बाद दूसरा सवाल यही पूछेंगे, बेटा कितने की आएगी। कैपिटल रिक्वायरमेंट इज द बेस फॉर एवरी सिंगल बिजनेस। नाउ यहां पे कैपिटल रिक्वायरमेंट डिटरमाइन करने के लिए दो चीजें देखी जाती हैं। कैपिटल लॉन्ग टर्म में कितनी चाहिए, मतलब बड़े बड़े एसेट्स कौन से आएंगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, तुम जानते ही हो। तो लॉन्ग टर्म में कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है, एंड शॉर्ट टर्म में फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है। खूबसूरती की बात यह है, तो जो तुम मुझसे प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ चुके हो मैं उसी के रेफरेंस में समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। नाउ सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट बोलता है टू डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। देखो यार, ये एक और चीज है, तुम्हें महीने की पॉकेट मनी मिलती है, 500 रुपए की, लेकिन मम्मी ने पकड़ लिए तुम्हारे जेब में 800 रुपए। तो तुम क्या बोलोगे, मम्मी 500 रुपए आपने दिए हैं और वो 300 रुपए मैंने अपने दोस्त से उधार लिए थे। मम्मी तब भी जूते मारेंगी, लेकिन एटलीस्ट यू हैव एन एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन, मम्मी 500 रुपए ये आपने दिए थे, 300 रुपए मेरे पिछले महीने के बचे हुए हैं। मम्मी तब भी जूते मारेंगी, वो जानती है कि तुम पैसे बचा नहीं सकते। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, आइदर और सिचुएशन हो सकती है, या तो 500 तुम्हारे, 300 तुम्हारे दोस्त के, मतलब डेट जो तुम्हारा, दैट इज इक्विटी। दूसरा, जो 500 तुम्हारा था वो तुम्हारा, और जो तुमने प्रीवियस मंथ सेविंग की थी उसको नाम दिया जाता है 300 रुपए का रिटेन्ड अर्निंग्स का। सो अगेन आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसे ही डिफाइन होता है बीइंग अ कंपनी। पहला डेट, यानी आपने मार्केट से कितना उधार या लोन उठा रखा है, नाउ इट कैन बी फ्रॉम बैंक और फ्रॉम द मार्केट। और फिर इक्विटी, यानी कितने लोगों ने मिलकर कितना पैसा लगाया है, कितने लोगों की ओनरशिप है और उन्होंने कितना पैसा बिजनेस के अंदर लगा रखा है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डिटरमाइन करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ डिटरमाइन करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस इंपॉर्टेंट पार्ट और इंटेग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस इज हाउ यू डिफाइन कि तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। ना उसके बाद यहां पे हम देखते हैं टू डिसाइड अबाउट अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। अब मेरी बात यहां पे अगेन ध्यान से सुनना। मैंने बोला था ना, तुमने मम्मी को बोला था 500 रुपए तुम्हारे हैं, 300 रुपए तुमने सेव किए हैं, दैट इज ऑल्सो अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये चीज लिखना अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। होगा क्या इसका, जरा ध्यान से सुनिए। आपके पास दो तरह के ऑप्शन तो थे, मार्केट से दोस्त बना लो और उससे पैसे ले लो और बोलो चल यार मिलके बिजनेस करते हैं, तू भी पैसा लगा मैं भी पैसा लगाता हूं, पहले समझा चुका हूं। दूसरा, दोस्त नहीं बनाना है तो मार्केट से लोन या उधारी उठा लो। लेकिन तीसरा भी तरीका है बिजनेस में पैसा लगाने का, और वो है प्रॉफिट बचाओ पैसा लगाओ का। ये स्कीम चलती है। तो डिसाइड अबाउट द अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, मतलब तुमने प्रॉफिट के साथ क्या किया। अप्रोप्रिएशन इज हाउ यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट। दो तरीके हो सकते हैं। पहला, तुमने शेयर होल्डर्स को दे दिया हो, किस्सा खत्म, लेके जाओ अपना अपना प्रॉफिट और बढ़िया खुश रहो। लेकिन कभी एमसीक्यू पूछ ले, शेयर होल्डर्स क्या प्रेफर करते हैं, जो भी प्रॉफिट हुआ है उनको मिल जाए या फिर बिजनेस उस पैसे को री इन्वेस्ट कर दे। अगर ऐसा कुछ एमसीक्यू आता है तो हमेशा बोलना शेयर होल्डर्स ऑलवेज वांट बिजनेस टू रिटेन दैट मनी इन द बिजनेस और रिटेन दैट प्रॉफिट इन द बिजनेस और उसको री इन्वेस्ट करना, बिकॉज उसमें शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज होता है। यहाँ पे तो सिर्फ छोटा मोटा प्रॉफिट मिल जाएगा जिसमें मुझे नहीं लगता बिजनेस को कोई खास फायदा होता है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि इसके अंदर यह डिसाइड हो जाता है कि हम आखिर में प्रॉफिट के साथ भी क्या करने वाले हैं, मतलब कैपिटल आई डेट से, कैपिटल आई इक्विटी से, और उसके बाद इनके थ्रू हुआ प्रॉफिट, उसको भी कैसे यूज करना है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करके देता है। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया, पढ़ाई है बंद डैश पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता के सीक्रेट, 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है, 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है।